अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका में अडानी के इदारों की मालियाती बेकायदगियों के बावजूद मुल्क में इसकी जांच नहीं कराई गई। रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस तेलंगाना का चलो राजभवन जबरदस्त एहतजाज। BRS के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल बतौर एहतजाज आज ऑटो में पहुंचे असम्बली। कांग्रेस हुकूमत से ऑटो वालों से किए गए वादे के मुताबिक 12,000 रुपये जारी करने का मुतालबा। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीर से मुतासर होने वाली जायदादों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन आमिर अली खान ने ऐवान में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की अपील। अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की। अपोजिशन ने वज़ीर दाखिला से इस्तीफा और माफ़ी का किया मुतालबा। एहतजाज के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मीडिया से बातचीत। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें इसराइल भेज दिया गया। यूपी के नौजवान बुंकरों में छुपकर बचा रहे हैं अपनी जान। फलस्तीनी बैग पहनने पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी के रिमार्क पर रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी का जवाबी वार। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पट्टी में किए ताज़ा हमले, 31 फलस्तीनी शहीद और 79 हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज चलो राजभवन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने इस एहतजाज में शिरकत की। इस एहतजाज में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी, सदर प्रदेश कांग्रेस महर कुमार गौड़ और दीगर मौजूद थे। नेकलेस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी मुजस्समे से रैली का आगाज़ हुआ और राजभवन पहुँचकर अख्ताम हुआ। दरअसल एहतजाज अमरीका में अडानी के इदारों की मालियाती बेकायदगियों के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुल्क में इसकी जाँच का मुतालबा करते हुए किया गया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि मरकजी हुकूमत अडानी और उनके इदारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर मुजाहिरीन से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खिताब भी किया। सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अडानी और प्रधानी के बारे में जो चर्चा उठाए संसद में, इसके बारे में चर्चा कर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी के ओर से इंडिया अलायंस के तरफ से हम लोग डिमांड किया हुआ है। और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन से भी विपक्ष ने बात सामने रखा हुआ है कि आप JPC डालो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, ये चर्चा इस संसद में लागू करो। मगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा स्पीकर के ऊपर, राज्यसभा चेयरमैन के ऊपर दबावट ले आकर कोई चर्चा लेने के लिए या JPC डालने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज हम लोग मजबूरी से इस देश 140 करोड़ जनता को मालूम होने के लिए पूरा दुनिया में इस देश की प्रतिष्ठा और इस देश को बेइज्जती किए अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए मजबूरी से हम असेंबली से निकलकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी जो आवाज दिए, उनके आवाज पे हम लोग आज पद यात्रा किए, राजभवन के सामने हम धरना लागू किए। क्योंकि हम सरकार चला रहे, हमें पता है, मगर हम राज्य सरकार चला रहे हैं। भारत सरकार ने, मोदी जी ने खास कर अडानी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। आज हम प्रधानमंत्री से मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आज सब दुनिया के सामने अपने देश का बेइज्जती जो की है अडानी, आपको अडानी से क्या लालूची है? अमेरिका में फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट के हिसाब से अडानी और अडानी के साथ उनके परिवार को केस में लागू किए FBI ने। वो अमेरिका जब अडानी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए, फिर इस देश में अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप क्यों पीछे हट रहा है? जो अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोग लोकसभा में और राज्यसभा में, संसद में हम डिमांड किए, तो आप हमारे विपक्ष को लोकसभा से बाहर धक्का मार के निकाल रहे, मगर आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। ये क्या तरीका से इस देश को चला रहे हैं मोदी जी? किसको बचाने के लिए आप कोशिश कर रहा है? होगा आपका खास दोस्त
होगा आपके बचपन के दोस्त अदानी, आपके बचपन दोस्त को लूट कर उनको इस देश को हवाला करना कोई ठीक नहीं है। इसीलिए आज हम लोग मजबूरी से शासन सभा से लेकर आज हम पद यात्रा किए राजभवन के सामने धरना कर रहा है। यही खत्म होने वाले नहीं है। आगे हम लोग आप जेपीसी नहीं डाले तो राष्ट्रपति भवन के सामने भी हम लोग धरना करने वाले हैं। क्योंकि गणतंत्र राज्य में सड़क से लेकर संसद तक लड़ना सिखाए गांधी जी ने। हम महात्मा गांधी जी के वारिस हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक फोरम में हर फोरम में हम लोग धरना करने के लिए ये इनके ऊपर जो कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जी राजी नहीं है। क्योंकि अगर जेपीसी डाले, अगर कार्रवाई शुरू किए तो अदानी बाहर रहने वाले नहीं है, वो जेल पे बैठने वाले हैं, तिहाड़ जेल को जाने वाले हैं। तो इसीलिए उनके खास दोस्त को बचाने के लिए प्रधानमंत्री आज कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज विपक्ष ने खासकर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये ऐलान किया पूरा देश में हर राज्य में राजभवन के सामने धरना करने के लिए। इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए। मोदी जी जज्बाती में मत जाओ। आप जज्बाती में जाने से अदानी को कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ नहीं है तो अमेरिका में उनको कैसा भी वहाँ पर फांसी लगने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका में जितना फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है वो हिसाब से ये बचने वाले नहीं है। इसीलिए अपने आदमी को अमेरिका जेल को भेजना चाह रहे हैं, नहीं तो आपके भाई को तिहाड़ जेल में बिठाना चाह रहे हैं। दो ही रास्ता है आपके सामने। एक, अदानी अमेरिका जेल में बैठने का आप मौका देंगे, नहीं तो अदानी को तिहाड़ जेल में बिठाने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये दो रास्ता के अलावा आपको कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी आपसे डिमांड कर रहा है, तुरंत जेपीसी डालो। जेपीसी नहीं डालने के वजह से अदानी बचने वाले नहीं है। बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल बतौर एहतजाज आज ऑटो में असेंबली पहुंचे। आदर्श नगर एमएलए क्वार्टर से असेंबली तक ऑटो में इन अरकान असेंबली और कौंसिल ने सफर किया। केटीआर खुद ऑटो चलाते देखे गए। उन्होंने रियासत में ऑटो ड्राइवरों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। पार्टी ने दोनों बारों में इस सिलसिले में तहरीक इल्तवा भी पेश की, जिसमें इस मामले पर बहस का मुतालबा किया गया। ऑटो ड्राइवर से इंसाफ के नारे लगाते हुए बीआरएस लीडरों ने ऑटो ड्राइवरों को दरपेश माली परेशानी को उजागर किया और दावा किया कि इसकी वजह से रियासत में 93 खुदकुशी के वाक़यात पेश आए। इन अफवाद को सरकारी कत्ल करार देते हुए इल्ज़ामात आयद किए गए। कांग्रेस इंतजामिया पर इलेक्शन के दौरान ऑटो ड्राइवरों से किए गए वादों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा कि बीआरएस की जानिब से हर रोज़ नित नए लिबास पहनकर ऐवान में आना ऐवान की तहक़ीर के मानंद है। उन्होंने कहा कि असम्बली के वक़ार का पासो लिहाज रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐवान के क़वायद के मुताबिक और इसके वक़ार को मलहूज़ रखते हुए लिबास पहनना चाहिए। ऑटो वालों के लिबास पहनकर आने पर श्रीधर बाबू ने एतराज़ जताया। ఏదో మా కౌశిక్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతానో లేకుంటే ఇతర యువ శాసన సభ్యులు మొదటిసారి వచ్చిన వారు మాట్లాడితే దానికో వివేకానంద గారు సీనియర్ శాసన సభ్యుల అధ్యక్ష రూల్స్ ప్రొసీజర్స్కి సంబంధించిన అన్ని అంశాల విషయంలో వారికి అవగాహన ఉంది. రూల్స్ ప్రకారం కూడా వారు చదువుకొని ఉంటారు. రూల్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ కింద 320 ప్రకారం నో అలిగేషన్ ఆఫ్ ఎ డిఫమేటరీ or incriminatory nature shall be made by a member against any person or a member. Sir, intimation to the speaker has to be given. Sir, ఇష్టారాజ్యంగా అడ్డగోలుగా నోటికొచ్చినట్టు ఫ్లోర్ను ఉపయోగించుకొని ఈ విధంగా ప్రభుత్వంపై డిఫమేటరీ రిమార్క్స్ చేయడం సరికాదు అధ్యక్ష. వెంటనే గౌరవ సభ్యులను కోరుతా ఉన్నాం, మీ ద్వారా వారిని కోరుతా ఉన్నాం. సో హీ హాస్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ టు విత్డ్రా ఈ స్టేట్మెంట్. సార్ మేము మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే అధ్యక్ష, నేను ప్రతి సందర్భానికి సంబంధించి
रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस की जानिब से ऑटो में सफर करते हुए असेंबली पहुंचकर एहतजाज करना मगरमच्छ के आंसू के मानंद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत हर तबके के लिए इक़दाम कर रही है, बीआरएस का एहतजाज सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। टीआरएस पार्टी ఆటో కార్మికుల పైన మొసలి కన్నీరు గారుస్తూ ఉంది. నిజంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులకు తీసుకున్న సంక్షేమ కార్యాలయం అని ఉంటే చెప్పాలి. ఉదాహరణకు మెట్రో వస్తే ఇతరులపై ప్రభావం పడ్డదనో, మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఇస్తే ఆటోలపై ప్రభావం పడ్డదనో చెప్పేటువంటి ఆరోపణ తప్పు. మేము ఎక్కడ కూడా బస్సు ప్రయాణికుల ఇంటికి వెళ్ళడం లేదు. బస్సు గతంలాగానే బస్టాండ్ నుంచే పోతా ఉంది. ప్రజలు ఇంటి దగ్గర నుంచి బస్టాండ్కి రావడానికి ఆటోలు వాడుకుంటా ఉన్నారు. అవును, ఎన్నికల హామీ మేము 12,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇస్తామని చెప్పినాం. మీ నిర్వాహకం వల్ల, ఆర్థిక సంక్షోభం వల్ల ఈ సంవత్సరం ఇవ్వలేకపోయినాం. భవిష్యత్తులో తప్పకుండా ఆటో కార్మికులను ఆదుకునే బాధ్యత మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. ఇటువంటి రాజకీయ క్రీడలు మీరు ఇలా ఒక రోజు కొరకు ఏదో ఆటో కార్మికులు వేసుకున్న డ్రెస్సులు వేసుకొని ఇతరత్ర ఏదో ఇటువంటి వేషాలు వేసేటువంటి ప్రయత్నం, నిన్న బేడీలు వేసుకొని ఇటువంటి చేయడం అనేటువంటిది పొలిటికల్ డ్రామా. అటువంటి చేయకండి. నిజంగా మీరు ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే నేను అడుగుతా ఉన్న టీఆర్ఎస్ రిజిస్ట్రేటర్ పార్టీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ పొలిటికల్ పార్టీ ఎన్నడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్కు ఆటో కార్మికుల మీద ఈ డెమోక్రసీలో ఈ సమస్యలు రిప్రజెంటేషన్ చేసిరా? వెనకటి కూడా సామధాన భేద దండ అంటారు. అవేం లేకుండా మీరు కనీసం రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేయకుండా మీరు అటుగా ప్రొటెస్ట్కి వెళ్ళిపోతే మేము అనేక సందర్భాలు ఆటో కార్మికులతో సమావేశాలు పెట్టినాం. రండి, ఆటో ప్రతినిధులు తీసుకొని బరాబర్గా డెమోక్రటిక్ గా మా ఆఫీసులో కూర్చొని మాట్లాడదాం. అంతేగాని ఇటువంటి వాళ్ళ పేరు మీద మీరు పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఇది మంచిది కాదు సమాజానికని మనం చేస్తాం. तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन आमिर अली खान ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीर से मुतासर होने वाली जायदादों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा देने की ख्वाहिश की। कौंसिल में वक्फे सिफर के दौरान आमिर अली खान ने इस मसले को उठाया और कहा कि साल 2012 में ही मेट्रो ट्रेन मंजूर हुई, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो की तोसी कर रही है, जिसकी वजह से 1100 से ज़्यादा जायदादें मुतासर रही हैं। आमिर अली खान ने हुकूमत खासतौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो मुतासरीन में माकूल मुआवजा अदा करें। थैंक यू अमीर अली खान गारू। थैंक यू चेयरमैन साहब। 2012 में हैदराबाद मेट्रो रेल की तामीरी कामों का आगाज़ हुआ था और उसी वक्त पुराने शहर की राहदारी को इस मंसूबे में शामिल किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें ताख़ीर के बाद अब 7.5 किलोमीटर महात्मा गांधी बस स्टेशन से चार मीनार पर काम शुरू हो गया जा रहा है। इस रास्ते पर तारीख़ी मजहबी इमारतें हैं साहब। 1100 जायदादें मुतासिर हो रही हैं, लेकिन जो जायदादें हासिल की जा रही हैं उन्हें माकूल मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये एक काम शिकायत है। अगर रियल टाइम डेटा निकाल के उन्हें चेयरमैन साहब जो जायदादें मुतासिर हो रही हैं वो तिजारती कमर्शियल इलाका है, इसीलिए अगर पुराने शहर की जायदादों के ऊपर जो ओनर्स हैं उनके ऊपर अगर आपके ज़रिए से मैं रियासती हुकूमत को बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि इस राहदारी पर मौजूद जायदादों के मालिकीन को माकूल मुआवजा की अदायगी पर गौर करें, ताकि पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में इंतहाई अहमियत में हामिल इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जा सके। थैंक यू सर। MLC BRS कविता ने कहा कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासिरीन को रेवंत रेड्डी हुकूमत क्या अदा करने वाली है, इसकी तफसील आवाम के सामने लाएं। उन्होंने मीडिया पॉइंट असम्बली के पास साफियों से बातचीत में कहा कि वर्ल्ड बैंक से कर्जे किस बुनियाद पर हासिल करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत के पास मुतासिरीन के लिए बाज़ाबादकारी का आखिर क्या मनसूबा है, ये सब तफसील मंजर आम पर लाई जाए। मूसी के हलके में रहने वाले हमारे भाई बहनों से मैं गुजारिश करती हूँ, तेलंगाना में जो कांग्रेस सरकार है मूसी के हलके में तकरीबन 16,000 लोगों के घरों पे मार्किंग किया है, उनको हटाने के लिए वो साजिश कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से आज यही डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ मूसी के हलके में गरीबों को हटा के ये सारा लैंड वर्ल्ड बैंक को दे रहे हो और उसके पास से पैसे आप लेके आ रहे हो। मूसी के हलके में जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें मूसी के आसपास रहने वाले गरीबों को क्या मदद मिलेगी, सरकार को बताने की ज़रूरत है। और सरकार वर्ल्ड बैंक को सितंबर में बता चुकी है कि यहाँ का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गया है और अक्टूबर में उन्होंने कहा है कि हमने एक नया एजेंसी हायर किया है, लेकिन दिसंबर में असेंबली में आके झूठ बोल रही है कि हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया नहीं है। तो हर तरीके से गरीबों के साथ, तेलंगाना के आवाम के साथ झूठ जो बोला जा रहा है
उसको हम आज सवाल कर रहे हैं, उस पे आज हम सवाल उठा रहे हैं। तो जनता को सोचने की जरूरत है, इस सरकार को सवाल करने की जरूरत है। थैंक यू। जय तेलंगाना। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आज मैलारदेवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की। इस कार्रवाई को कानून और अमन कायम रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ अंजाम दिया गया। ये इंतजामी कार्रवाई लक्ष्मीगुड़ा से लेकर वेम्बे कॉलोनी तक जारी रही, जिसमें दोनों तरफ गैर कानूनी दुकानों को हटाया गया। जीएचएमसी के अहदेदारान मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मशीनों और मजदूरों ने इन दुकानों और तामीरात को ख़त्म किया जो फुटपाथ पर थे। पैदल चलने वालों को मुश्किल का सामना था, ट्रैफिक भी मुतासर हो रही थी। मुकामी अवाम ने कई बार शिकायत की कि इन कब्ज़ों के सबब पैदल चलने वालों को और ट्रैफिक में भी रुकावटें आ रही हैं। जीएचएमसी ने इन शिकायत पर क्रैकडाउन शुरू किया ताकि फुटपाथों को साफ़ किया जा सके और अवाम के लिए आसान रास्ता दिया जा सके। चंद दुकानदारों ने इस पर एतराज़ भी किया और हुक्काम के साथ बहस की, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कशीदा माहौल देखा गया। बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ भी पहुंच गए और जीएचएमसी के अफसरान से इस कार्रवाई के हवाले से बातचीत की। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक सट्टाबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया। 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इनके कब्जे से 15 मोबाइल फ़ोन और 30,760 रुपये नकद रकम भी जब्त कर ली गई। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के एहलकारों ने शाह-ए-नादिर पुलिस के साथ मिलकर इसका पर्दाफाश किया है और लोगों को हिरासत में ले लिया गया। सेहत की देखभाल और बेहतर मेयारी इलाज में महारत की पेशकश करते हुए ओलिव हॉस्पिटल हैदराबाद ने ख़वातीन के लिए सैरूना प्रोग्राम की पहल की है, जिसके तहत ख़वातीन के लिए माहिराना निगहदाश्त का शोबा तैयार किया गया। ज़चिया और इससे जुड़े उमूर के लिए ओलिव हॉस्पिटल में सीनियर माहिरीन की टीम मौजूद है, जिसमें सीनियर माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर फरीदा नईम हुसैन, डॉक्टर रिजवान अतार, डॉक्टर सैयद आफरीन फातिमा, सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। हयात पैलेस हैदराबाद में कंज्यूमर हेल्थ कंपनी कैनव्यू की जानिब से लेक्चर मुनक़िद किया गया, जिसमें वायरल बुखार, सांस के इन्फेक्शन जैसे दीगर उमूर पर माहिर डॉक्टर्स ने इज़हार ख्याल किया। मुनासिब पानी और ग़िज़ा का इस्तेमाल जैसे उमूर पर रोशनी डाली गई। डॉक्टर बी रविंद्र रेड्डी केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर अमूल पटेल और दीगर ने इस मौके पर बयान दिया। Now, when we say non-diarrheal conditions or non-diarrheal dehydration, it doesn't mean only heat exhaustion. It also includes fever, respiratory infections, viral illness, especially along with these seasonal changes, or dengue, typhoid, chikungunya. And this type of dehydration then becomes prominent and complicated in children, elderly, and diabetic population. Now, as there are no formal guidelines for management of dehydration in non-diarrheal condition, what happens is that physicians try to extrapolate the guidelines of diarrheal dehydration to non-diarrheal dehydration. This represents a potential gap in the management of dehydration in non-diarrheal conditions. I think all of us sitting in this room know that whenever anyone has vomiting or loose motions, I'm sure all of us have experienced some sort of loose motions or vomiting at some point or the other in our respective lives. We feel a bit lethargic, we feel a bit weak. We like to continue to lie down in the bed. Some of us may even develop fever. Some of us may even have go to the extent of reducing our blood pressure, which means that we go and see a doctor and the doctor will give us some intravenous fluids. That is very common. This is called diarrheal illnesses, which is so very common in India. And the guidelines to manage this, the rules to manage this are straightforward. It's not rocket science. Straight away, somebody comes with signs of dehydration, straight away they give oral fluids, electrolytes, the standard electrolytes, solutions. At the same time, if that's not sufficient, they are given intravenous. We do write the ORS WHO only. See, we got, because we know the subject, we know the clarity, we have the much clarity. The clarity is not there for few people. So, we have to induce that clarity also. For ORS WHO is clearly advised in diarrheal conditions, and if the patient had vomitings, loose motions, these things are diarrheal conditions. But we are talking about a non-diarrheal conditions where the silent dehydration is there. But the dehydration is similar. But when the silent dehydration, you can't diagnose it also. In the studies also, 50 to 60% of the doctors, more than that, they have not diagnosed this silent dehydration, which occurs in high-grade fevers, exhaustion, physical exercise, and muscle cramps, different headache. One of the people, you would have any migraine headache, you have migraine headache, after the episode, how much weak you will become.
See, for those conditions, what we advise is in order to have the silent dehydration remedy, this is the glucose more. If the glucose is more, the recovery will be. और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। आइन पर बहस के दौरान अमित शाह की जानिब से आइन के मेम्बर डॉक्टर अम्बेडकर पर काबिल एतराज़ तबसरे के मामले में अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया। कांग्रेस सदर खड़गे समेत अपोजिशन की जमातों के अहम लीडरों ने इस मामले पर अमित शाह पर तनकीदें की। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी समेत अपोजिशन के दीगर अरकान ने अमित शाह के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल अपने खिताब में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तौहीन की थी। खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन की, हम उनके इस्तीफ़ा की मांग करते हैं और शाह को मुल्क के अवाम से भी माफ़ी मांगना चाहिए। ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। और इस दौरान पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बातचीत के दौरान मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट में भी अमित शाह पर सख्त तनकीद की और कहा कि बीजेपी आखिर कौन होती है, कानून बनाने वाली या उसके दावे करने वाली। अम्बेडकर की तौहीन की जा रही है, दस्तूर की पामानी हो रही है और मोदी हुकूमत दानिस्ता तौर पर इस तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक को लेकर भी मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज हैं, जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें हैं जिसका वो सेलेक्टिवली भूल जाते हैं।
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान कांग्रेस लीडर वायनाड की रुकने पार्लियामान प्रियंका गांधी पर तनकीद में कहा कि कांग्रेस की लीडर फलस्तीन का थैला लेकर घूम रही हैं और हम यूपी के नौजवानों को इसराइल भेज रहे हैं। योगी की इस बात पर प्रियंका गांधी ने जवाबी वार किया और कहा कि यूपी में नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें इसराइल भेजा जा रहा है, जहाँ वो बुंकरों में छुपकर अपनी जान बचाने मजबूर है। प्रियंका ने कहा कि हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए जंगी इलाके में भेजना शर्मनाक है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूपी के नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें जंगज़दा इसराइल भेजते हुए योगी इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। ना तो वो रियासत में बेरोजगारी की हालत जानते हैं और ना ही उन नौजवानों और उनके ख़ानदानों के दुख को जानते हैं। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन ने कहा कि क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ 3 नए क़त्ल-ए-आम किए हैं, जिसकी वजह से मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 79 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जारी इसराइली जारहियत में 45,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हुए, जबकि 1,07,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा में मलबे के नीचे सड़कों पर अब भी मुतादिद मुतासिरीन मौजूद है और एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला उन तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि जालिम इसराइली फ़ौज ने जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी हैं और आम फ़लस्तीनियों का जीना दोभर कर दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। अमेरिका में अडानी के दारों की मालियाती बेकायदगियों के बावजूद मुल्क में इसकी जांच नहीं कराई गई। रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस तेलंगाना का चलो राजभवन जबरदस्त एहतजाज। बीआरएस के अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल बतौर एहतजाज आज ऑटो में पहुंचे असम्बली। कांग्रेस हुकूमत से ऑटो वालों से किए गए वादे के मुताबिक 12,000 रुपये जारी करने का मुतालबा। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीर से मुतासर होने वाली जायदादों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा दिया जाए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन आमिर अली खान ने ऐवान में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की अपील। अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की। अपोजिशन ने वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा और माफ़ी का किया मुतालबा। एहतजाज के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मीडिया से बातचीत। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन्हें इसराइल भेज दिया गया। यूपी के नौजवान बुंकरों में छुपकर बचा रहे हैं अपनी जान। फ़लस्तीनी बैग पहनने पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी के रिमार्क पर रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी का जवाबी वार। और जालिम इसराइली फ़ौज ने गज़ा पट्टी में किए ताज़ा हमले, 31 फ़लस्तीनी शहीद और 79 हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।